Hello students, once again welcome to my YouTube channel that is the Biogainer classes। चलिए लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी की, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी और बायोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी में किस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री का भी यूज होता है। फिर मैंने आपको बताया था वीडियो के लास्ट में कि अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम क्लास 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है, स्क्रीन पर आप लोग देख ही चुके होंगे थंबनेल में, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और यह है क्लास 11th बायोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पर ये चैप्टर 1 है और यहाँ पर हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल हिंदी में। और आप लोग भी क्या करिए, आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और अच्छे से नोट करिए। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली जो हमारी बेसिक बायोलॉजी की वीडियोस हैं अगर वो नहीं देखी है तो मैं क्या करूँगा, उनकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, जिससे आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हो। चलिए आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया है, क्लास 11th चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्लास 11th का है और ये चैप्टर फर्स्ट है आपका द लिविंग वर्ल्ड। हिंदी में इसको मैंने, देखिए अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखाया करूँगा चैप्टर का नाम, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों चैप्टर जब मैंने सिलेबस वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखाया है। ठीक है, अब द लिविंग वर्ल्ड मैं बोल दिया करूँगा वीडियो के बीच में हिंदी, अगर आप लोग नोट करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है द लिविंग वर्ल्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं जीव जगत। अब नाम से ही स्पष्ट है कि हम किसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी कि पर्यावरण क्या होता है। बचपन में ही हमने चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा हुआ है कि पर्यावरण ऐसा आवरण जो हमको चारों ओर से घेरे रखता है पर्यावरण कहलाता है। छोटी सी डेफिनेशन थी, तोड़ मोड़ के बोल देते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ डेफिनेशन कोई मैंने लिख दिया जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लीजिए। पर्यावरण क्या होता है, देखिए पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि का अर्थ जो हमारे चारों ओर है और आवरण का मतलब जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अर्थात पर्यावरण एक ऐसा आवरण होता है जो हमें चारों ओर से घेरता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि पर्यावरण एक ऐसा आवरण होता है जो हमें चारों ओर से घेरता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आराम से लिख लो और याद कर लो। ठीक है, अब आप देख ही सकते हो यहाँ पर आप लोगों को ये अर्थ दिख रही है और ये कुछ बच्चे हैं जो पेड़ लगा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, कूड़ेदान में कुछ डाल रहा है। तो ये जहाँ पर खड़ा है और इसके चारों ओर में जो हवाएं हैं, ठीक है, और जो हवाएं ले रहा है, ठीक है, और जहाँ पे ये खड़ा है एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन कर रहा है, तो यही सारा क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, चलिए एक बात और पर्यावरण के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे कभी कभार पूछ भी लेता है कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये याद रखना आप लोग 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये 2023 का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईयर कोई सी भी हो 5 जून को मनाया जाता है, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अर्थ को समझ लेते हैं कि जीवन है कहाँ। हम अभी इस चैप्टर में जीवन की ही बात करेंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट चैप्टर है इस चैप्टर की सोल तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। द लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा अर्थ के बारे में जानना पड़ेगा और जीवन कैसे आया इस पृथ्वी पर उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अर्थ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अर्थ में अब हम क्या करेंगे, अर्थ एक गोला होती है, ठीक है, हमको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके अंदर से बात करेंगे, सेंट्रल पार्ट से, ठीक है, उसके बीच में केंद्र से बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना दूं, जैसे ये गोल गोल क्या है, मैंने मान लिया अर्थ है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो गोला बना हुआ है, ठीक है, तो ये इसका सेंट्रल पार्ट हो जाएगा ये वाला। तो सेंट्रल पार्ट, ठीक है, सेंट्रल पार्ट, इसको कोर या बेरी स्फीयर। अब बेरी बेरी वर्ड क्या होता है, प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर हाई प्रेशर होता है, ये दबाव वाला स्थान होता है। ठीक है, चारों ओर से पृथ्वी का प्रेशर इस पे पड़ता है, इसलिए इसको हम कोर या बेरी स्फीयर कहते हैं। इस भाग में निकेल आयरन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इस पार्ट को निफे भी कहते हैं। अब निफे क्यों कह दिया, देखो निकेल का जो सिंबल होता है वो Na होता है, आयरन का Fe होता है। ठीक है, केमिस्ट्री जहाँ पर आप लोग पढ़ोगे तो ये अभी पीरियोडिक टेबल याद करवाई जाएगी, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। और हाँ, 30 तक एलिमेंट आपको बिल्कुल याद ही होने चाहिए।
ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार बोल दे रहा हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इस तरह से आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये मत सोचा करो जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो ये मत सोचो कि केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, फिजिक्स अच्छी नहीं लगती। भाई आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तभी आप आगे जो आपका डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा हो पाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिडल पार्ट की, ठीक है। वो तो सेंट्रल पार्ट था बिल्कुल केंद्र का। अब बात करते हैं मिडल पार्ट की, जो यहाँ पर होगा, ठीक है। ये है मिडल, तो इसको मेंटल या पायरोस्फीयर कहते हैं। पायरो का मतलब टेम्परेचर से होता है, ठीक है, बिल्कुल आग का गोला। पायरोस्फीयर कहते हैं क्योंकि पृथ्वी जो ऊपर की सरफेस है वो ठंडी हो चुकी है, अंदर अभी भी पृथ्वी क्या है, आग का गोला ही है, ठीक है। इस भाग में सिलिकॉन, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इस पार्ट को सी मग भी कहते हैं। सी मग, देखो सिलिकॉन का जो सिंबल होता है SI होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg होता है, इसीलिए सी मग कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आउटर पार्ट की, जो सबसे बाहरी हमको दिखाई देता है, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, आउटर पार्ट की। तो इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट या लिथोस्फीयर कहते हैं। और जो लिथो वर्ड है इसका मतलब भी होता है चट्टान या रॉक से लिया गया है, तो इसको क्रस्ट या लिथोस्फीयर कहते हैं। इस भाग में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इस पार्ट को सियाल भी कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन का पता ही SI होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है। अब एक बात और समझ लीजिए, जो वाटरी पार्ट होता है अर्थ का जो पानी वाला भाग होता है, जितना पानी भरा होता है अर्थ पर, उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और जो गैसियस पार्ट होता है अर्थ का, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है, जो गैसियस पार्ट होता है, ठीक है। पृथ्वी का जो गैसीय भाग होता है उसको वातावरण कहते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जो पृथ्वी का पानी वाला हिस्सा होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब एक बार डायग्राम में अच्छे से समझ लेते हैं, जो मैंने लिखा है इसी को। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, चलिए मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। पहले आप इसको देख लीजिए, इतना ही। ये जो पूरी हमारी, मान लीजिए ये पृथ्वी हमारी पूरी गोल थी, ठीक है। इसको हमने क्या किया, काट दिया, तो बीच में आपको ये सेंट्रल पार्ट कोर दिखाई दे रहा है, ठीक है, बेरिस्फीयर जिसको बोला था। और ये आपको मिडिल पार्ट मेंटल दिखाई दे रहा है। और जो आउटर पार्ट है, कहाँ पे गया आउटर पार्ट, ये वाला लिथोस्फीयर या क्रस्ट, ये आउटर पार्ट है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या समझना है कि जीवन कहाँ पर है, ठीक है, हम उसको समझते हैं, ठीक है, कि जीवन कहाँ पर है। तो आप लोग एक बात याद रखो, जो लिथोस्फीयर है, मान लीजिए नेमिंग यहाँ पे है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये लिथोस्फीयर है, ठीक है, अपर पार्ट, ठीक है। तो ये लिथोस्फीयर हो गया, और आपका जो ये ऊपर है ये एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि जीव कहाँ पर रहते हैं, जीवन कहाँ पर है, तो एक बात याद रखना, अपर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, ठीक है। ये जो लिथोस्फीयर है इसका ऊपरी भाग, और ये जो एटमॉस्फेयर है इसका निचला भाग, मतलब लोअर पार्ट। तो जो बीच में हिस्सा आता है इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। क्या बोला मैंने, अगर आपसे कोई पूछे कि बायोस्फीयर क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि जो लिथोस्फीयर होता है, ये वाला जो लिथोस्फीयर है इसका ऊपरी हिस्सा, ठीक है, अपर पार्ट, और जो एटमॉस्फेयर होता है इसका निचला हिस्सा, ठीक है, लोअर पार्ट, उसको, उस बीच के हिस्से को हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पर जीवन संभव है और जहाँ पर जीव रहते हैं, ठीक है। और बायोस्फीयर क्या होता है, देखो इसमें क्या क्या आता है आपका, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर भी आ जाता है, क्योंकि पानी में भी क्या है, जीवन संभव है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की, ठीक है, मतलब आज का, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, वर्तमान वातावरण, मतलब हम इस टाइम के वातावरण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि आज का जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, क्योंकि इसमें हाईली रिएक्टिव या हाईली फ्लेमेबल गैस ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब आप लोग समझिए, आज के जो वातावरण है इसमें जीवन संभव नहीं है, इसमें जीवन की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है ये इतनी हाईली रिएक्टिव होती है। अगर आप लोग माचिस की तीली भी जलाओगे ना, अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज, ये जो आप यहाँ पर नाइट्रोजन का परसेंटेज देख रहे हो और ये जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है, अगर ऑक्सीजन 78% हो जाए तो पता क्या होगा, जब आप माचिस की तीली जलाओगे ना तो एकदम विस्फोट होगा बहुत स्पीड से, कितनी इतनी हाईली रिएक्टिव होती है। तो इसीलिए आज के वातावरण में तो लाइफ की ओरिजिन संभव नहीं है, ठीक है, ये बात समझ गए। तो हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग
अमाउंट में फॉलोइंग टाइप की गैसेस पाई जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप लोग क्या करिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, किसी का भी एग्जाम हो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये 0.03% होती है। ऑक्सीजन जो होती है 20.83%, लगभग इसको हम 21 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है वो आपकी 78% होती है, यानी 78.03%, और आर्गन आपकी 0.94%। अदर गैसेस, वाटर वेपर्स और डस्ट, ये आपकी 1% से भी कम होती हैं, लेस देन 1%। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको अमाउंट याद रहना चाहिए कि ऑक्सीजन कितनी परसेंट है एटमॉस्फेयर में। ये आज का है, ये डाटा आज का है कि ऑक्सीजन 20.83% है, लगभग 21 मान लेते हैं, नाइट्रोजन 78%, आर्गन 0.94%, CO2 0.03%। अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की, कि लाइफ ओरिजिन कैसे हुई पहले का। अब हम बात करते हैं कि जो प्राचीनतम वातावरण था, ठीक है, एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, मिलियंस ईयर्स ऑफ एगो की बात कर रहे हैं, करोड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, क्योंकि उसमें फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। जो फ्री ऑक्सीजन थी, ये लिखा है, वो एब्सेंट थी। अब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी तो चीज़ें क्या हुई, जुड़ती गई। और एक चीज़ और याद रखना, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का निकलना, वो होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का निकलना, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, जब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, जो हमारी पृथ्वी थी वो एक आग का गोला थी। इतना ज़्यादा टेम्परेचर था इसका, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि जीवन संभव ही नहीं था। लेकिन उस टाइम पर भी जो मेन गैसेस थी वो थी हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड्स और HCN। अब आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो वाटर वेपर्स है, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है इनका वाटर वेपर्स का। क्या हुआ कि धीरे धीरे साल बीतते गए, परिवर्तन होते गए, परिवर्तन होते गए, ये वाटर वेपर्स क्या हुए, धीरे धीरे पृथ्वी पर ऊपर जब इकट्ठा हो जाते थे, फिर ये नीचे गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए। अब आप लोग बताओ, जब किसी गर्म चीज पर पानी की ड्रॉप्स डालोगे तो क्या होगा, छुन छुन की आवाज आएगी और थोड़ी देर डांस करेंगी उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए कभी आपके घर पे रोटी बन रही हो तो तवा गर्म होता है, अगर आप उस पर वाटर की ड्रॉप्स डालोगे तो क्या होगा, वाटर की जो ड्रॉप है वो थोड़ी देर डांस करेगी और बाद में उड़ जाएगी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, धुआं बन जाएगा, उसका भाप बन जाएगी। तो इसी तरह से ये कई सालों तक होता रहा, ऐसी प्रोसेस मिलियन साल तक होती रही, तब जाके जो हमारी पृथ्वी थी वो क्या हुई, ठंडी हुई। और वो कितनी ठंडी हुई, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। अब इतना भी, 100 डिग्री सेल्सियस पर तो हमारा पानी बॉयल हो जाता है। ठीक है, और हम लोगों को जैसा कि पता है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो गर्म पानी में हाईली रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, आसानी से हो जाती हैं। तो जीवन की जो उत्पत्ति थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो अपचायक वातावरण मतलब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में ही संभव थी, क्योंकि चीज़ें जुड़ जाती थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, इसीलिए ऑक्सीडेशन होता ही नहीं था, चीज़ों का निर्माण हो रहा था। तो उस टाइम पे क्या था, जब पानी इकट्ठा हो गया नीचे पृथ्वी पर, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, तब पृथ्वी पर पानी रुकना चालू हुआ। अब आप देख सकते हो, इस तरह की थी पृथ्वी, बिल्कुल आग का गोला थी। अब आप बताओ, अगर इस पर आप वाटर की ड्रॉप्स डालोगे, ठीक है, या मान लीजिए बहुत गर्म है, इस पे पानी डालोगे भी तो ये क्या होगा, छुल से उड़ के और ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी कई साल तक चलती रही, तब जाके आप, अब आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो क्या हो रहा है, कि यहाँ से ये बादलों से पानी आ रहा है, और जैसे ही ये इस पृथ्वी पर गिर रहा है, ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पर गिर रहा है, और क्या हो रहा है कि ये एटमॉस्फेयर में वेपोराइज हो जा रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आया, ये प्रोसेस कई सालों तक चलती रही, तो पृथ्वी एक दिन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ठंडी हो गई, तब जाके इस पे क्या हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। चलिए मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, अब आप बोलोगे सर ये कैसी अर्थ है, बेटा मैंने क्या किया, इसका सारा पानी निकाल दिया। ठीक है, इसका पानी निकाल दिया। अब आप समझ सकते हो धीरे धीरे क्या हुआ, ये इस पे पानी इकट्ठा होना चालू हुआ।
ठीक है। ये इस पे पानी इकट्ठा होना चालू हुआ, धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई हो गई गोल। ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे आपका इस तरह से पानी भर गया। ठीक है। पहली बार पृथ्वी ठंडी हुई, कितनी हुई? 100 डिग्री सेल्सियस तक। अभी भी ये जो पानी था इतना गर्म था कि अगर आप उंगली डालोगे तो उंगली आपकी जल जाएगी। लेकिन उस समय जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, जो मैंने अभी आपको मेन गैसेस बताई थी, हाइड्रोजन हुई, अमोनिया हुई, मीथेन हुई और वाटर वेपर्स और कार्बाइड्स हुए, CO2 हुए, तो इनमें रिएक्शंस पॉसिबल थी। ठीक है। तो ये आपकी पृथ्वी बन गई इस तरह से। इस तरह से ये आपकी गोल पृथ्वी हो गई। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे लिखा है कि जीवन की उत्पत्ति। ठीक है। समझिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको आने चाहिए। तो जीवन की उत्पत्ति मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहली बार जीवन की उत्पत्ति वाटर में हुई। क्यों वाटर में हुई? आप लोगों को मैंने अभी पूरी स्टोरी बताई कि पृथ्वी आका गोला थी और लगातार वाटर वेपर्स ऊपर से नीचे गिरते गए और पानी इकट्ठा होता गया नीचे, तब महासागर का निर्माण हुआ। इसीलिए वाटर जो है इसको जीवन का पालना या क्रेडल ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है। आपसे कोई पूछे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई तो कहाँ हुई? वाटर में हुई। अब आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार बना लेना, कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, पानी, वाटर। क्योंकि आपको ऑप्शन में ऑक्सीजन भी दे देगा कि ऑक्सीजन है, तो आप ऑप्शन पे टिक करके आ जाओगे। लेकिन आप लोग याद रखना कि चंद्रमा पर जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है। अब जीवन की उत्पत्ति के समय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एब्सेंट थी। जाहिर सी बात है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट थी तो चीज़ें टूट नहीं रही थी, चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे केमिकल रिएक्शंस होती गई, होती गई, होती गई, कई सालों बाद ऐसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते थे, जो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते थे। ठीक है। और वो क्या थे? अभी देख रहा हूँ। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, जीवन के प्रथम संकेत। जो जीवन था उसका प्रथम संकेत था न्यूक्लिक एसिड्स। बड़े इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तब आप समझोगे कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं और कैसे मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने आप को मल्टीप्लाई या डुप्लीकेट कर सकते हैं, मतलब अपनी जैसी कॉपी तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर एनिमेशन देख सकते हो। चल नहीं रहा, अभी देख रहा हूँ क्यों नहीं चल रही। देखिए, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। ठीक है। ये थे, ये न्यूक्लिक एसिड है। क्या है ये? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स कि कैसे हुआ। ठीक है। अब आप देखिए, फॉर्मेशन ऑफ, हेडिंग डालोगे फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स, प्रारंभिक अणुओं का निर्माण। ठीक है। जिनसे जीवन का जो साइकिल थी वो आगे की ओर बढ़ी। सबसे पहले मॉलिक्यूल कौन से थे? तो गैसेस थी। ठीक है। तो उस टाइम पे जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसमें मीथेन थी, अमोनिया थी, वाटर वेपर्स थे, हाइड्रोजन थे, कार्बाइड्स थे और CO2 था। बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। मैं बार बार इम्फेसाइज देकर बोल रहा हूँ कि ये गैसेस आपको याद होनी चाहिए। जब आप क्लास 12 NCERT में इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो मैं बेसिक में क्लियर करा रहा हूँ तो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर क्या हुआ? इतनी सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी और उस टाइम में एक चीज़ और थी, जो बिजली कड़कती है, बहुत ज़्यादा कड़कती थी उस टाइम में, इलेक्ट्रिक शॉक, वोल्केनो। ठीक है। ज्वालामुखी फट रहे थे यूवी रेस से। ये एनर्जी का सोर्स है। इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, वोल्केनो हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी, यूवी रेज और कॉस्मिक रेज, ये क्या थी? एनर्जी का सोर्स थी। अब इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट थी एटमॉस्फेयर में और इतने सारा एनर्जी का सोर्स है, तो वाटर इवोपोरेट हुआ और कंटिन्यूअस रेन हुई। ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स थी वो इवेपोरेट हुई और कंटिन्यूअस रेन होती गई, होती गई, होती गई। तब जाके क्या हुआ? जो सोपी सी बन चुका था, ठीक है, जो महासागर बने थे गर्म पानी के बिल्कुल उबलते हुए, तो उनमें क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स। और ये अमीनो एसिड्स बहुत ही सिंपल थे, ग्लाइसिन और लाइसिन। ठीक है। ग्लाइसिन और लाइसिन जैसे सिंपल अमीनो एसिड्स बने और सिंपल शुगर्स बनी। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे साल बीतते गए, साल बीतते गए, फिर से रिएक्शंस होती गई, तब जाके फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सिंपल शुगर से पॉलीसेकेराइड बने।
ठीक है, और जो आपके अमीनो एसिड्स हैं उनसे प्रोटीन बने, ठीक है, फिर आपका न्यूक्लियोटाइड्स बने, आरएनए बने और डीएनए बने, ठीक है। और इसी तरह से क्या हुआ कि जो लाइफ की ओरिजिन थी वो पॉसिबल हुई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि ये जो प्राकृतिक घटना है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ये जो प्राकृतिक घटना हुई थी, इसको एक्सपेरिमेंटली लैब में किसने प्रूव करके दिखाया कि हाँ ऐसा हुआ होगा और जिससे जीवन संभव हुआ। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और उसके लिए क्या करना, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैं बिल्कुल फ्री में आपको ऐसे ही हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और आप लोग हिम्मत मत हारना, बिल्कुल लगे रहना तन मन से, सब कुछ त्याग दो। आपको क्या करना, 1 घंटा ये लेक्चर देखना। और मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ, 20, 21 या 22 मिनट की वीडियो बन रही है हमारी, इसलिए मैं ज़्यादा लिखा भी नहीं रहा हूँ, 2 पेज हो जाते हैं कभी कभी। अब कल मैं क्या करूँगा, जो जो पीछे अभी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कैसे हुए, इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सेकेंड लेक्चर लूंगा जब द लिविंग वर्ल्ड का। और चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।